हेलो गाइस, वेलकम टू अनअकैडमी यूपीपीएससी। मैं खुशबू चतुर्वेदी एक बार फिर से हूँ आपकी क्लास में, आपकी करंट अफेयर्स की क्लास में, जो कि 3 जून 2020 की है। एंड इस करंट अफेयर्स की क्लास में अगेन हम लोग बहुत सारे नए क्वेश्चन सीखेंगे। आई होप कि 10-10 क्वेश्चन का सेट भी अगर आप लगाओगे तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो स्टार्ट करते हैं आपकी पहली करंट अफेयर्स की क्लास से एंड क्वेश्चन से, एंड देखते हैं कि आपको कितना आता है एंड कितना आप रिवीजन करते हो। सो आपका पहला प्रश्न है, इसमें आपसे बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने 3 जून 2020 को या 3 जून को विश्व साइकिल दिवस घोषित किया है? यूनिसेफ ने किया है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किया है, यूनेस्को ने किया है, या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किया है? साइकिल आप लोग देख ही रहे होगे, न्यूज़पेपर्स में काफ़ी लोगों के बारे में अवेयर भी कराया जा रहा होगा। एंड आज आपका 3 जून है। 3 जून को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने क्या किया है, बोला है कि भाई ये क्या होगा, आपका विश्व साइकिल दिवस होगा। प्रश्न ये आता है कि ये कब से घोषित किया गया है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिटेल में समझेंगे। बेसिकली मैं आपको बता देती हूँ कि प्रतिवर्ष 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहला जो आधिकारिक विश्व साइकिल दिवस था वो 3 जून 2018 को मनाया गया था। आप सभी को पता है कि आप दुनिया भर की जिम चले जाइए, आप कहीं पर भी चले जाइए, किसी भी तरीके की एक्सरसाइज कर लीजिए, बट ये आपके एनवायरनमेंट के साथ साथ में आपकी बॉडी के लिए भी बड़ा ही अच्छा एक स्टेप हो सकता है। लाइक आप अपनी बॉडी को भी अच्छा कर सकते हो, आप एनवायरनमेंट को भी क्लीन कर सकते हो, कम पेट्रोल को चला करके यूज़ करके, गाड़ियों को इस तरीके से ईंधन का यूज़ करके। इसको घोषित करना एक अपने आप में बहुत ही अच्छी और रिकमेंडेबल बात थी। 3 जून 2018 से बहुत ही ज़्यादा समय नहीं हुआ जब इसको स्टार्ट किया गया है। परिवहन के एक सरल रूप, किफ़ायती, भरोसेमंद, स्वच्छ और पर्यावरणीय रूप से फिट टिकाऊ साधनों को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया गया था। इसका जो उद्देश्य है वो दैनिक जीवन में साइकिल के उपयोग को लोकप्रिय बनाना है। एंड आप लोग देख भी रहे होंगे, इवन सलमान खान ने भी अपनी साइकिल लॉन्च कर दी है। हालांकि वो काफ़ी महंगी हैं, बट हम लोग साधारण साइकिल को चला करके भी अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी हेल्थ को, अपनी फिजिक को, अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। खैर, 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 जून को विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। विश्व साइकिल दिवस मनाए जाने के लिए अमेरिका के मोंटगोमरी, यहाँ पे आप इसको याद करेंगे, मोंटगोमरी कॉलेज के प्रोफेसर लेज़ेक सिबिल्स्की, ठीक है, और उनकी सोशियोलॉजी की कक्षा में याचिका की थी। बाद में प्रोफेसर सिबिल्स्की तथा उनकी कक्षा ने सोशल मीडिया के द्वारा इसका एक काफ़ी प्रचार किया और 3 जून को विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया। इस अभियान का तुर्कमेनिस्तान समेत 56 देशों का सहयोग प्राप्त हुआ है। तो 56 देशों का सहयोग जो प्राप्त हुआ, इसको आप याद रखेंगे। देन साइकिल परिवहन का स्वच्छ तथा सस्ता माध्यम है। इसे किसी भी किस्म का पर्यावरण प्रदूषण नहीं होगा और यह फिटनेस की दृष्टि से भी उपयोगी है। इससे देशों को कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में भी सहायता मिलेगी। ये आप अपने आप से समझ सकते हैं, काफ़ी समझदार हैं। खैर, आपसे पूछा जा रहा है आपके अगले प्रश्न में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए चैंपियन प्रौद्योगिकी मंच लॉन्च किया है? सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम है, इस्पात उद्योग है, बड़ी शिक्षा उद्योग प्रौद्योगिकी की कंपनियां हैं, अंतर्राष्ट्रीय वाहन निर्माता कंपनी है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम जो हैं, इनको आपका सशक्त बनाने के लिए, क्योंकि ज़रूरत जो है वो इसी की है। अगर आप इस्पात उद्योग की बात करोगे तो वो हमारी कोर इंडस्ट्री में आ जाती है। बड़ी शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनियां ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं इंडिया में, अनअकैडमी उनमें से एक है। देन अंतर्राष्ट्रीय वाहन निर्माता कंपनी को हम क्यों आपका बहुत ज़्यादा सशक्त बनाने का प्रयास करेंगे? तो समटाइम्स आप एलिमिनेट कर सकते हो क्वेश्चन से आंसर को। तो मैंने ऐसे ही किया था जब मैंने इसको पहली बार देखा था। तो इस माध्यम को या इस उद्यम को हमें क्या करना है, आपको सशक्त बनाना है। इसीलिए सशक्त बनाने के लिए चैंपियन प्रौद्योगिकी यूज़ करी है। खैर, 1 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूक्ष्म लघु यानी कि मीडियम, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज एमएसएमई एक्ट, इसका 2006 में आया था, कि समस्या के समाधान में सहायता करने हेतु चैंपियंस नामक एक पोर्टल को लॉन्च किया है। चैंपियंस का विस्तृत रूप है उत्पादन और राष्ट्रीय शक्ति बनाने हेतु आधुनिक प्रक्रियाओं का निर्माण और उनका सामंजस्य पूर्ण उपयोग, ठीक है, या अनुप्रयोग। देन यह सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित एक प्रबंधन सूचना प्रणाली है। इस प्रणाली को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी की सहायता से पूर्ण रूप से स्वदेशी तकनीक द्वारा तैयार किया गया है। देन टेलीफोन, इंटरनेट और वीडियो कॉन्फ्रेंस जैसे सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उपकरणों के अलावा इस प्रणाली को आप कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा विश्लेषण या डेटा एनालिसिस और मशीन लर्निंग जैसी नवीन तकनीकों से भी जोड़ा गया है। साथ ही इसे केंद्र सरकार की केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली यानी कि CPGRAMS को भी जोड़ा गया है। इस प्रणाली के तहत हम और सब स्पोक मॉडल या हब और स्पोक मॉडल के आधार पर, हम नहीं है स्पोक है, हम और स्पोक मॉडल के आधार पर नियंत्रण कक्षों के तंत्र की स्थापना भी की है, यानी सिस्टम की स्थापना की गई है। इसके तहत किसी पहिए की धुरी की तरह इस प्रणाली को केंद्र यानी कि हब राजधानी दिल्ली में स्थित है। आप दिल्ली में इसका जो हब है वो लोकेटेड है, आपसे पूछा जाता है। देन
जबकि आपके जो पहिए हैं यानी कि जो उसकी तीलियां हैं उसकी तरह विभिन्न ही राज्यों में एक एमएसएमई मंत्रालय के अलग अलग कार्यालयों और संस्थानों में इसके नियंत्रण कक्ष स्थापित भी किए गए, कंट्रोलिंग सेक्टर्स आपके स्थापित किए गए हैं। वर्तमान में इस प्रणाली के तहत 66 राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्षों की स्थापना की गई है। इसको याद रखना है, ये आपसे पूछा जाएगा। देन इसका उद्देश्य वर्तमान की कठिन परिस्थितियों से उबरने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों क्षेत्र के उद्यमों की सहायता करना है। साथ ही इस पोर्टल का उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत बनाने में सहयोग करना भी है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम बोलते हैं कि हम फॉरेन से चीज़ों को इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम अपने ही रीजनल लेवल पे, लोकल लेवल पे, जैसे कि आपने देखा होगा राजस्थान के बारे में मैंने इन्हीं करंट अफेयर्स में आपको बताया है कि हम अगर रीजनल लेवल पे भी अपनी जो चीज़ें हैं उनको बहुत ज़्यादा नरिश करेंगे तो वो हमारे और साथ साथ में आपके पूरे के पूरे नेशन के भी बहुत ज़्यादा फेवरेबल होगा। खैर, आपके अगले प्रश्न में बोला जा रहा है कि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालकृष्णन ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस मंत्री पर एक नई जीवनी का विमोचन किया है? अब्दुल कलाम आजाद के ऊपर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर, अमित शाह के ऊपर या अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर? सो आपका जो आंसर है वो है पीएम नरेंद्र मोदी। ठीक है, और ये प्रश्न आपका आज पूछा भी गया था। आई होप कि आप लोगों ने इसका सही आंसर किया होगा। पूर्व प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त यानी कि जो रिटायर्ड हैं के.जी. बालकृष्णन ने मोदी के प्रधानमंत्री के रूप में 6 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 29 मई 2020 को पुस्तक नरेंद्र मोदी हार्बिंजर ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड अपोस्टल ऑफ वर्ल्ड पीस का विमोचन किया। सहलेखक आदिश सी अग्रवाल की ओर से जारी बयान के अनुसार पुस्तक का विमोचन समारोह लॉकडाउन के बीच इंटरनेट पर हुआ था। इस दौरान भारत और अमेरिका दोनों देशों से संबंधित हस्तियां मौजूद थीं। यह पुस्तक इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ ज्यूरिसिस्टम एंड आपका ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अग्रवाल तथा अमेरिकी लेखिका एवं कवित्री एलिजाबेथ होरान ने लिखी है। मोदी के बचपन के शुरुआती जीवन से लेकर के यह जीवनी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने चाय बेचने वाले लड़के के शानदार व्यक्तित्व और अनुभव पथ के आयामों को दर्शाती भी है। इसमें मोदी के जीवन से जुड़े वे तथ्य हैं और घटनाएं भी हैं शामिल हैं जिनके बारे में कम ही लोगों को पता होगा या लोग जानते होंगे। पुस्तक 2 स्वरूपों हार्ड पेपर या हार्ड कवर और ई पुस्तक के रूप में 10 भारतीय और 10 विदेशी भाषाओं सहित कुल 20 भाषाओं में उपलब्ध है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, ये तो आपको पता चल गया पुस्तक के बारे में, आपसे पूछा जाएगा कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर आपके के.जी. बालकृष्णन ने, जो कि रिटायर्ड आपके सेवानिवृत्त आपके न्यायाधीश हैं, उन्होंने जो पुस्तक लिखी है वो कितनी भाषाओं में रखी गई है? आपको याद रखना है 20 भाषाओं में वो उपलब्ध है, जिसमें अंग्रेजी है, अरबी है, डच है, फ्रेंच है, जर्मन, इटालियन, जापानी, मंदारिन, रशियन, स्पेनिश, हिंदी, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मराठी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू शामिल हैं। तो बहुत सारी भाषाएं शामिल हैं इसमें, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। देन आपका अगला प्रश्न है, इसमें आपसे बोला जा रहा है अंडमान और निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को, लेफ्टिनेंट जनरल अविनाश बैजल को, लेफ्टिनेंट जनरल योगेश कुमार जोशी को, लेफ्टिनेंट जनरल आदित्य मेहरा को? जो आपके लेफ्टिनेंट मनोज या जनरल मनोज पांडे जो हैं उनको अंडमान निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ के रूप में अपॉइंट किया गया है, नियुक्त किया गया है। एंड लेफ्टिनेंट जनरल जो मनोज पांडे हैं को मोदी सरकार ने बड़ी जिम्मेदारी दी है, उन्हें अंडमान और निकोबार कमांड के कमांडर इन चीफ, वो भी 15वें, इसको याद रखिएगा, 15वें कमांडर इन चीफ के रूप में नियुक्त किया है। हालांकि ये याद करना बड़ा ही डिफिकल्ट होता है, बट स्टिल मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंडर दे देती हूँ कि प्लीज़ इसको आप याद कर लीजिएगा। नहीं याद करिएगा तो एक बार अपने दिमाग में संजो के रख लीजिएगा। उन्होंने 1 जून 2020 को पदभार संभाल भी लिया है। जनरल मनोज पांडे नेशनल डिफेंस एकेडमी, ठीक है, एनडीए के छात्र रहे हैं। उन्होंने दिसंबर 1982 में जनरल ऑफिसर ऑफ कोर ऑफ इंजीनियर्स कमीशन बॉम्बे सैपर्स में कार्यभार भी संभाला था। वे स्टॉक कॉलेज कैम्बरली यूनाइटेड किंगडम से स्नातक हैं। उन्होंने आर्मी वॉर कॉलेज मऊ और दिल्ली के नेशनल डिफेंस कॉलेज एनडीए में या एनडीसी में हायर कमांडर कोर्स में पढ़ाई भी की है। देन अपने 37 वर्षों के करियर के दौरान जनरल ऑफिसर ने ऑपरेशन विजय, आप सभी लोग अवेयर हो गए आई होप, पराक्रम में सक्रियता से भाग लिया। वे जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा यानी कि आपका जो कंट्रोल लाइन है के पास इंजीनियरिंग या इंजीनियर रेजिमेंट, इन्फेंट्री ब्रिगेड, पश्चिमी लद्दाख के ऊंचाई वाले क्षेत्र में एक माउंटेन डिवीजन और एक कोर के साथ तैनात रहे हैं। उन्होंने उत्तर पूर्व में वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर काउंटर इंजर्सी ऑपरेशंस क्षेत्र में भी काम किया है। उन्हें इथियोपिया और इरिट्रिया में संयुक्त राष्ट्र मिशन में मुख्य अभियंता के रूप में भी नियुक्त किया गया। वे अंडमान और निकोबार कमांड के 15वें कमांडर इन चीफ बनने से पहले अनुशासन, सेरेमोनियल और कल्याण के विषय से संबंधित सेना मुख्यालय में महानिर्देशक भी थे। देन इस बीच
ऑफ अंडमान एंड निकोबार कमांड के 14वें कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल पोडली शंकर का स्थान उन्होंने लिया है। 31 मई 2020 को सेवानिवृत्त हो गए थे। उन्होंने अपने 4 दशक के विशिष्ट कार्य करियर में एक शानदार विरासत और कई मील के पत्थर छोड़े। इस पद पर उनकी नियुक्ति 1 दिसंबर 2019 को हुई थी। खैर, लेफ्टिनेंट जनरल राजेश्वर को विशिष्ट सेवा के लिए 26 जनवरी 2020 को परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। नवंबर 2019 में उन्होंने भारत के राष्ट्रपति के लिए मानद सहयोगी डे कैप के रूप में भी नियुक्त किया गया था। ये हैं आपके डॉक्टर या लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। खैर, आपका अगला प्रश्न है, आपसे बोल रहे हैं बॉबी जो मोरो, इनका हाल ही में निधन हो गया। वह एक डैश थे, मुक्केबाज थे, शॉर्प शूटर थे या शॉर्ट पुटर थे या आपके धावक थे, फुटबॉल खिलाड़ी थे। तो भाई आपके ये धावक थे, ठीक है। अब ऐसे तो याद करना बहुत ही डिफिकल्ट है जितने भी हैं, बट आप थोड़ा सा अगर आप इनको देखोगे कि करंट में क्यों फेमस है तो आप उनको याद कर सकते हो कि अब हमें पता चला कि बॉबी जो मोरो जो हैं वो हमारे क्या हैं, धावक हैं, एथलीट हैं। तो 1956 में मेलबर्न ओलंपिक में 3 स्वर्ण पदक जीतने वाले अमेरिकी धावक बॉबी जो मोरो, इनका हाल ही में 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। सैन बेनिटो में घर पर प्राकृतिक कारणों से उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। नेचुरल उनकी डेथ थी, कोविड-19 से संबंधित नहीं थी। मेलबर्न ओलंपिक में वर्ष 1956 में मोरो ने 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर में स्वर्ण पदक जीता था और वे अमेरिका के प्रसिद्ध एथलीट जेसी ओवेंसन के बाद ऐसा करने वाले दूसरे एथलीट बन गए थे। इसके बाद अमेरिका के कार्ल लुइस और जमैका के उज़ेन बोल्ट ने भी यह उपलब्धि प्राप्त की थी। उज़ेन बोल्ट का नाम सभी को पता होगा। देन बॉबी जो मोरो का जन्म 15 अक्टूबर 1936 को अमेरिका के टेक्सास में हुआ था। वर्ष 1956 से वर्ष 1958 के मध्य बॉबी जो मोरो विश्व के शीर्ष धावक रहे थे। बॉबी जो मोरो ने वर्ष 1958 में अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया था। हालांकि उन्होंने वर्ष 1960 में कुछ समय के लिए वापसी भी की थी, किंतु अमेरिका के ओलंपिक समूह ने स्थान बनाने में वो विफल रहे थे। उन्हें वर्ष 1975 में नेशनल ट्रैक एंड फील्ड हॉल ऑफ फेम के लिए चुना भी गया था। ये हैं आपके बॉबी जो मोरो, आप इनको देख सकते हैं। खैर, आपका अगला प्रश्न है, आपसे बोल रहे हैं और ये आज काफ़ी हाईलाइटेड है, सुबह से आप देख रहे हो इसके बारे में न्यूज़। अरब सागर में एक तेजी से बढ़ते अवदाब ने यानी कि डिप्रेशन ने डैश नामक एक गंभीर चक्रवात साइक्लोन के तेज होने की भविष्यवाणी की है। निसर्ग, वायु, क्यार या पवन। तो निसर्ग के बारे में मैंने आप लोगों को, जैसा कि आपने देखा होगा जब मैंने अम्फन के बारे में आप लोगों को बताया था, तो मैंने बताया भी था कि अगला जो नाम होगा वो भारत सरकार के द्वारा आपका या भारत के द्वारा सजेस्टेड नेमों में से भी एक होगा, या 13 नेम्स जो हमने सजेस्ट किए उनमें से एक होगा। सो निसर्ग जो था वो अगली कड़ी का नाम था और ये हमारे ही रीजन में आया है तो निसर्ग इसका नाम रखा गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने महाराष्ट्र तथा गुजरात में चक्रवात निसर्ग के कारण खराब मौसम की चेतावनी जारी की है। इस चक्रवात को निसर्ग नाम बांग्लादेश द्वारा प्रस्तावित किया गया था। हाल ही में अरब सागर में भारत के मध्य पश्चिमी तटीय क्षेत्र में अवदाब यानी कि डिप्रेशन का निर्माण हुआ। भारत के मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के मुंबई, थाने, पालघर और रायगढ़ के लिए रेड अलर्ट भी जारी किए हैं। भारत मौसम विभाग ने विक्षोभ को वर्तमान में डिप्रेशन अवदाब के रूप में वर्गीकृत किया है। हालांकि आपको बता दूं कि अवदाब की तीव्रता में लगातार वृद्धि हो रही है तथा यह लगातार उत्तर तथा उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ भी रहा है। वर्तमान में अवदाब का केंद्र अरब सागर में मुंबई तट के 630 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है। अवदाब की तीव्रता में यानी कि डिप्रेशन की तीव्रता में वृद्धि होने पर यह गहन अवदाब में तथा आगे इसके चक्रवात में बदलने की संभावना है। चक्रवात में बदलने के बाद इसे निसर्ग नाम दिया जाएगा। सो स्टिल इसको बोला जा रहा है कि ऐसा होगा, ये डिप्रेशन है, बट डिपेंड करता है कि अगर ये साइक्लोन में कन्वर्ट होता है तो। खैर, भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा चक्रवातों को बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में बनने वाले निम्न दबाव प्रणाली तथा उनकी नुकसान की क्षमता के आधार पर वर्गीकृत भी किया गया है। वर्तमान अगर मैं चक्रवात का मार्ग बताऊं तो वर्तमान में जो चक्रवात है वो उत्तर तथा उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा है तथा 3 जून तक उत्तरी महासागर तथा दक्षिणी गुजरात के तटों को पार करने की संभावना है, जो कि आज कर भी दिया है। चक्रवात के कारण महाराष्ट्र के पूर्वी मुंबई, थाने तथा रायगढ़ जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि नासिक, धुले, नंदुरबार जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने इन क्षेत्रों को तेजी हवाओं, जिन्हें गेल विंड भी कहा जाता है, की चेतावनी जारी की है। गेल विंड की गति करीबन 34 से 47 नॉट के बीच होती है। 1 नॉट 1.85 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर होता है। देन आपका अगला प्रश्न है, इसमें आपसे बोल रहे हैं कि राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। यह एसोसिएशन ऑफ कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटीज यूके का सदस्य है। यह कर्नाटक सरकार द्वारा 1996 में स्थापित किया गया था। ऊपर दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा सही है? सी, दोनों सही है। कैसे सही है, पढ़ लीजिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 1 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रतिष्ठित राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय RGUHS बेंगलुरु के रजत जयंती समारोह और शोध लेखकों के संकलन का विमोचन किया। राज्य सरकार ने आधुनिक चिकित्सा में उचित व्यवस्थित शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान के उद्देश्य से एक विविधता स्थापित करने के उद्देश्य से राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम 1994 के माध्यम से चिकित्सा विविधता की स्थापना की। राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय बेंगलोर में एक सार्वजनिक संबद्ध विश्वविद्यालय है। यह भारत में सबसे बड़ा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय है। यह कर्नाटक सरकार द्वारा 1996 में, जैसा कि मैंने आपको बोला था, कर्नाटक राज्य में स्वास्थ्य विज्ञान में उच्च शिक्षा के विनियमन यानी कि रेगुलेशन और प्रचार के लिए स्थापित किया गया था। RGUHS जो है वो एसोसिएशन ऑफ कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी यूके का भी सदस्य है। तो आपका पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो चुके हैं। आपका अगला प्रश्न है, इसमें आपसे बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार ने देश के छोटे व्यवसायों को लाभ पहुंचाने के लिए उद्देश्य से किस ऋण की शुरुआत करी है। तो छोटे हैं, आप लोग अपने आप से बता सकते हो। मुद्रा शिशु ऋण है, आपका मुद्रा व्यवसाय ऋण है, मुद्रा लघु ऋण है या मुद्रा उद्योग ऋण है। तो छोटे हैं तो आप क्या बोलोगे, मुद्रा शिशु ऋण है। थोड़ा सा आप लॉजिक भी लगा सकते हो, हमेशा आपको याद करने की आवश्यकता नहीं होती है। सरकार ने मुद्रा शिशु ऋण योजना के तहत कुटीर उद्योगों और छोटे व्यवसायों के लिए 1500 करोड़ की ब्याज सबवेंशन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत लाभार्थियों द्वारा 1 वर्ष के लिए 2% ब्याज का लाभ उठाया जा सकता है। सरकार ने सड़क के किनारे फेरी वालों के लिए 5000 करोड़ रुपए के पैकेज की भी घोषणा की है। 5000 करोड़ रुपए के पैकेज के तहत लगभग 50 लाख सड़क विक्रेताओं द्वारा 10,000 रुपए तक का ऋण लिया जा सकता है और विक्रेता योजना का लाभ उठाने के लिए किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से संपर्क भी कर सकते हैं। भारत सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए हैं कि दुकानदारों और विक्रेताओं को कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन का बोझ न उठाना पड़े, जिससे अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ है। खैर, अभी मुझे जहां तक लगता है कि अगर आपका संडे को लॉकडाउन रहेगा एंड अल्टरनेटिव डेज में मार्केट्स खुलेंगे भी, तो मे बी यहाँ पे हो सकता है कि लोगों में भी थोड़ा सा डिसिप्लिन क्रिएट होगा एंड थोड़ी सी मार्केट्स में भीड़ भी कम होगी। सो अमाउंट ऑफ पोल्यूशन जो होता है आपका रोज रोज एक ही जगह में जाने का, वो थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा। एंड साथ ही साथ में मुझे क्या लगता है कि अपनी तरफ से गवर्नमेंट जितने भी स्टेप लेके जा सकती है वो ले रही है। एंड आई होप कि अगर बहुत सारे टैक्सेस भी लगते हैं, लाइक हमारे पास में स्लैब्स जो हैं टैक्स की, उनमें अगर हम ज़्यादा बिकने वाली चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं, तो आपको एक चीज़ हमेशा से याद रखना है कि इट इज़ नॉट रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू गो आउटसाइड ऑफ योर होम। ठीक है, तो आप अगर अपने घर में भी रहते हैं तब आपको सैनिटाइजर और मास्क की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। आप सोप से भी उसको प्रॉपर तरीके से अपने हाथों को क्लीन कर सकते हैं। सो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि हाउ मच क्वांटिटी यू रिक्वायर्ड टू मेंटेन योर हेल्दी लाइफ। ठीक है, तो उसके लिए आप सरकार के जो स्लैब पैरामीटर्स हैं उनको मत दोषी ठहराइए, बट हाँ, मैं ये हमेशा बोलना चाहूँगी कि कुछ कंट्रोल, कुछ डिसिप्लिन आपको अपनी भी लाइफ में इंक्लूड करना पड़ेगा अगर आपको अपनी जान बहुत ज़्यादा प्यारी है। खैर, अनलॉक स्टार्ट हो चुका है, बट स्टिल मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा आवश्यक हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी घरों से बाहर निकलिए, क्योंकि वायरस जो है वो किसी को देख के नहीं आता, वो आपको लग जाता है। डिपेंड करता है कि आपका इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रांग है। आपके अगले प्रश्न में आपसे बोला जा रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है। कोरोना मुक्त दिल्ली, दिल्ली कोरोना, अनलॉक दिल्ली या आरोग्य सेतु दिल्ली। आरोग्य सेतु आ चुका है, अनलॉक भी आ चुका है, कोरोना मुक्त दिल्ली नहीं हो पाई है अभी तक, तो दिल्ली कोरोना, क्योंकि दिल्ली अभी भी कोरोना में है, तो मैंने ये लॉजिक लगा करके इसका आंसर किया था एंड बाई लक तुक्का मेरा सही लग गया। तो दिल्ली कोरोना क्या है, आपकी एक हाल ही में स्टार्ट की गई एक एप्लीकेशन है अरविंद केजरीवाल के द्वारा, लॉन्च कर दिया है। इस ऐप के माध्यम से किसी हॉस्पिटल में कितने बेड, वेंटिलेटर खाली पता है वो किए जा सकेंगे, खाली हैं वो पता किए जा सकेंगे। इस ऐप को सुबह 10 बजे से और शाम को 6 बजे तक अपडेट किया जाएगा। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड भी किया जा सकता है। ऐप गूगल प्ले पर उपलब्ध है और राजधानी में कोरोना अस्पतालों में बेड की जानकारी देती है। आप इसकी जानकारी को इस लिंक के थ्रू भी प्राप्त कर सकते हैं, इसको आपको लिखना पड़ेगा। खैर, इसके अलावा 1031 पर फ़ोन करके SMS के जरिए खाली बेड्स की लिस्ट भी मांगी जा सकती है। मैं तो चाहूँगी कि भाई कोई भी बीमार ना पड़े तो लिस्ट जाने का मौका ही ना मिले, बट स्टिल अगर आपको लगता है तो ये आपके लिए बहुत ही रेलिवेंट एप्लीकेशन है। दिल्ली के अस्पतालों में आज 6731 बेड हैं। दिल्ली के अस्पतालों में 2600 मरीज भर्ती हैं, यानी कि लगभग 4100 बेड खाली हैं। इसके बारे में लोगों को पता नहीं चलता, यह इंफॉर्मेशन गैप है जिसे दूर करने के लिए यह मोबाइल ऐप लॉन्च किया जा रहा है। इसके जरिए लोगों को सरकारी और निजी अस्पतालों के बारे में जानकारी मिलेगी। लोग ऐप के जरिए जानकारी लेकर मनचाहे अस्पताल में भी जा सकेंगे। आपका आज का अंतिम प्रश्न है और आपसे पूछा जा रहा है इसमें कि तलाक के बाद कंपनी के कितने करोड़ शेयर मुआवजे के तौर पर प्राप्त होने से
युआन लिंपिंग दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में शामिल हो चुकी हैं। यार थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्वेश्चन याद करना, बट 16.13 करोड़ जो शेयर है ना, उनको प्राप्त करके युआन लिंपिंग दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में शामिल हो चुकी है। अब ये हैं कौन? देखिए, वैक्सीन बनाने वाली कंपनी शेंजेन कंगटाई बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स कंपनी के चेयरमैन ड्यू वेइमिन को अपनी पत्नी से तलाक हो गया है। तलाक के बाद मुआवजे के तौर पर, यानी कि आप एलिमनी मनी के बारे में बोलते होंगे, सुना होगा, उन्होंने अपनी पत्नी युआन लिंपिंग को कंपनी के 16.13 करोड़ शेयर दिए हैं। इस शेयर ट्रांसफर के बाद लिंपिंग जो है वो दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में शामिल हो गई है। 56 वर्षीय ड्यू का जन्म चीन के जियांगशी प्रांत के एक किसान परिवार में हुआ था। कॉलेज में रसायन शास्त्र का अध्ययन करने के बाद उन्होंने 1987 में एक क्लिनिक में काम करना शुरू कर दिया और 1995 में एक बायोटेक कंपनी सेल्स मैनेजर बन गए। साल 2009 में कंगटाई ने मिनहाई का अधिग्रहण कर लिया और वह पूरी कंपनी के चेयरमैन बन गए। मिनहाई की स्थापना ड्यू ने 2004 में की थी। इससे पहले दुनिया के सबसे अमीर शख्स जेफ बेजोस का तलाक काफ़ी महंगा रहा था, जिसमें उनकी पत्नी मैकेंजी को 2.62 लाख करोड़ रुपए मिले, जिसके बाद वह फोर्ब्स की अरबपति की सूची में शामिल हो गई थी। सो आई होप कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको अच्छे लगे होंगे एंड ये जो डिटेल है वो भी आपके लिए काफ़ी फेवरेबल और काफ़ी बेनिफिशियल रही होगी। इसके साथ साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि ये 10 करंट अफेयर्स हैं, इन सारी की सारी करंट अफेयर्स को आप इसी वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल के लिंक पे जाके डाउनलोड भी कर सकते हो। आप उनको भी यूज़ कर सकते हो, आप उनको बार बार रिवाइज कर सकते हो। बट मैं हमेशा से बोलती हूँ कि ऑडियो एंड वीडियो जो आपका विजुअल या इम्पैक्ट जो होता है वो आपके ब्रेन में बहुत ज़्यादा समय तक रहता है, तो आप चीज़ों को ज़्यादा रिटेन कर पाते हो, आपको बार बार याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लाइक इसी पूरे सेशन से अगर मैं कुछ क्वेश्चन आपसे टू द पॉइंट पूछ लूँगी, क्योंकि आपने पूरी लाइन्स को पढ़ा हुआ है, बहुत ही फोकस फॉर्म में पढ़ा है, तो आप उसको आराम से करने में एबल होगे, योग्य होगे। सो आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा एंड अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अनअकैडमी। एंड हाँ, दोपहर में 2 बजे से 3 अनअकैडमी की एप्लीकेशन पर, लर्निंग एप्लीकेशन पर आप मुझे स्पेशल क्लासेस में भी देख सकते हो। सो अभी मैं पॉलिटी डिस्कस करा रही हूँ, आप लोग आइए एंड आपका मोस्ट वेलकम उस क्लास में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।